Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about barrel calorimeter, construction and working. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरल कैलोरीमीटर के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. Construction. It consists of a copper calorimeter placed on wooden blocks and provided with wooden cover at the top. So here you can see figure of the barrel calorimeter. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो कैलोरीमीटर है वो यहाँ पे कॉपर का बना हुआ है, यानी कि उसका कैलोरीमीटर का मटेरियल कॉपर का है और उसको प्लेस ऑन वुडन ब्लॉक्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया है. एंड प्रोवाइडेड विथ वुडन कवर एट द टॉप, और उसके कैलोरीमीटर के टॉप में यहाँ पे कवर है जो भी वुडन का है, यानी कि लकड़ी का है. An outer vessel surrounds the copper calorimeter and some air gap is kept between the two vessels to prevent heat loss. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो कैलोरीमीटर होता है उसके बाहर एक और इस तरह का पात्र होता है जो बेसिकली इसके लिए रखा जाता है कि यहाँ पे जो हीट होती है वो हीट का लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कवर जैसा हम बोल सकते हैं. बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉपर का कैलोरीमीटर है उसके चारों ओर एक बाहरी पात्र लगा होता है जो बेसिकली उष्मा का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए रखा जाता है, और दोनों पात्रों के बीच में कुछ वायु अंतराल रखा जाता है. आपको सिंपल याद रखना है कि हीट लॉस को रोकने के लिए यहाँ पे बाहरी पात्र लगाया जाता है. The calorimeter contains fixed amount of water. The top wooden cover has two holes. यहाँ पे जो कैलोरीमीटर है उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की फिक्स मात्रा यहाँ पे फिलअप की जाती है. The top wooden cover has two holes, यानी कि हमारा जो यहाँ पे वुडन कवर होता है उसमें दो होल होते हैं. Through one hole passes a thermometer which measures the temperature of water in the calorimeter. यहाँ पे एक होल होता है उसमें से थर्मोमीटर पास किया जाता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर कर सके. Sampling tube taken from main steam pipe enters through another hole in wooden cover via control valve into the calorimeter. और यहाँ पे जो दूसरा हॉल है वहां पे क्या है, यहाँ पे जो मेन स्टीम होता है उसमें से एक सैम्पलिंग ट्यूब पास होती है. वो सैम्पलिंग ट्यूब यहाँ पे दूसरा जो हॉल है उसमें से पास की जाती है, और वो सैम्पलिंग ट्यूब में यहाँ पे कंट्रोल वाल्व भी रखा जाता है जो स्टीम का फ्लो को कंट्रोल कर सके. The steam pipe flows into the cold water through fine exit holes of the ring provided at the end of the pipe. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो ये पाइप है तो उसमें से स्टीम पास होगी, और ये पाइप के यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रिंग लगी होती है जिसमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो स्टीम आती है वो यहाँ से इस हॉल में से ये वाटर में चली जाती है. The complete assembly is placed on a weighing machine. यानी कि हमारा ये जो कैलोरीमीटर का कंप्लीट असेंबली ये कहा जाएगा उसको यहाँ पे वेगिंग मशीन में रखा जाता है, यानी कि वेगिंग मशीन के ऊपर रखा जाता है जिसके थ्रू हम इसका वेट मेजर कर सके. Working. Before start of the experiment, initial temperature of water and mass of the assembly is noted. बेसिकली जो ये कैलोरीमीटर होता है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे कैलोरीमीटर है उसमें जो हमने वाटर फिलअप किया है उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करना है, एंड मास ऑफ द असेंबली इज नोटेड. और ये जो पूरा असेंबली जो कि हमने एक वेगिंग मशीन पे रखा है उसका वेट मेजर करना है.
Then water equivalent of the inner vessel is equal to mass into specific heat of copper is determined experimentally and its value is marked on the कैलोरीमीटर। सो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो वाटर इक्विवेलेंट होता है ये इनर वेशल यानी कि अंदर का जो वेशल होता है उसका वाटर इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर का जो स्पेसिफिक होता है वो और उसका जो मास जो कि यहाँ पे हम ये मशीन के थ्रू हमें वो मिल जाएगा। तो वो दोनों के थ्रू हम वाटर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं और उसका जो वैल्यू आएगा वो हमें कैलोरीमीटर पर मार्क करना है, नोट डाउन करना है। A known quantity of steam whose dryness fraction is to be determined is passed through the sampling tube and then to water in the calorimeter। यानी कि हमें जितने भी स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करना है उतनी स्टीम हम ये सैम्पलिंग ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है उसको प्रोवाइड करेंगे। The steam on entering the calorimeter condenses, thereby increasing the mass and temperature of the water in the calorimeter। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या आ रहा है, स्टीम आ रही है। स्टीम कैसी होगी, हॉट होगी। वो स्टीम यहाँ पे हमें किसको प्रोवाइड करना है, वाटर को प्रोवाइड करना है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो अभी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो स्टीम आई वो वाटर को मिली यानी कि स्टीम कंडेंस हो गई। सिंपल आपको याद रखना है, स्टीम यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। सो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसका जो हमारा जो यहाँ पे वाटर का मास है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टीम यहाँ पे वाटर बन गई है यानी कि कंडेंस हो गई है। सो ये मास भी इंक्रीज हुआ और स्टीम कैसी थी, हॉट थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। The mass of the steam condense is measured by the weighing machine from the difference of readings of the weighing machine before and after the condensation। So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमने क्या किया था कि कंडेंसेशन होने से पहले यानी कि इनिशियली हमने क्या किया था, ये जो हमारा पूरा असेंबली है उसका मास हमने मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। सो वो जो आया था वो हमने नोट डाउन किया था। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टीम आएगा तो स्टीम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने की वजह से ये जो मास है उसका क्या हो जाए, मास इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें दूसरा मास मिला। सो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे उसका जो द्रव्यमान होता है स्टीम का, स्टीम कितनी कंडेंस हुई वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। An ordinary thermometer is used to find the increase in temperature। और यहाँ पे एक ऑर्डिनरी यानी कि साधारण थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हमें यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीम कंडेंस होने के बाद क्या हो गया कि वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। The pressure at which the steam enters the calorimeter is indicated by the pressure gauge। अब यहाँ पे जो स्टीम हम कैलोरीमीटर में भेज रहे हैं उसका हमें प्रेशर अगर फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर गेज को इंसर्ट किया है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज हम यहाँ पे स्टीम का प्रेशर भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रेशर मिलेगा। Calculation of dryness fraction। Let T1 is equal to initial temperature of cold water in degree Celsius in the calorimeter before condensation। यानी कि यहाँ पे इनिशियल शुरुआती हम बोल सकते हैं, शुरुआती हमने यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर फाइंड आउट किया, निकाला, उसको हम बोलेंगे T1। T2 temperature of water in degree Celsius in the calorimeter after condensation। यानी कि उसके बाद जब यहाँ से स्टीम पास की जाती है तो स्टीम यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाटर में कंडेंस हो जाएगी, यानी कि वो भी वाटर बन जाएगी। तभी हमें दूसरा टेम्परेचर हमें मिलेगा जो क्या होगा T2।
सो सिंपल याद रखना है, स्टीम भेजने से पहले वाटर का जो टेम्परेचर होगा उसको हम T1 बोलेंगे। स्टीम एंटर करवाने के बाद यहाँ पे स्टीम कंडेंस हो जाएगी, उसके बाद जो टेम्परेचर मिलेगा उसको हम T2 बोलेंगे। X इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को X के साथ डिनोट किया जाता है। P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ स्टीम इन स्टीम पाइप इन बार। सो बेसिकली यहाँ पे जो पाइप के माध्यम से जो स्टीम प्रोवाइड की जाती है, उसी स्टीम का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो यहाँ पे प्रेशर गेज रखा गया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर दिखाएगा वो स्मॉल p से हम डिनोट करेंगे। TS saturation temperature of the steam in degree Celsius corresponding to pressure P, यानी कि इस प्रेशर के अनुरूप यहाँ पे स्टीम का सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि संतृप्त तापमान जो भी हमें डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। HF1 एंथैल्पी ऑफ वाटर एट प्रेशर P इन किलोजूल पर kg। सो HF1 को हम एंथैल्पी बोलेंगे। सो एंथैल्पी बेसिकली क्या है? एंथैल्पी यानी कि टोटल हीट एनर्जी, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कुल ऊष्मा ऊर्जा। सो सिंपल, हम 1 kg स्टीम में कितनी हमें टोटल हीट एनर्जी मिलती है उसको ही हम बोलेंगे एंथैल्पी। सो स्टीम की एंथैल्पी का बेसिकली इक्वेशन आता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। U यानी कि इंटरनल एनर्जी एंड PV जिसको हम फ्लो वर्क बोलते हैं। सो सिंपल वर्ड आपको याद रखना है कि 1 kg स्टीम के अंदर मौजूद कुल हीट एनर्जी जिसको ही हम बोलेंगे एंथैल्पी। HFG लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ स्टीम एट प्रेशर P इन किलोजूल पर kg। सो यहाँ पे लेटेंट हीट जिसको हम HFG से डिनोट करेंगे। HF2 is equal to enthalpy of water after mixing at T2 in kilojoule per kg, यानी कि हमें जो दूसरा तापमान मिलता है T2 जिसको हमने इंडिकेट किया था, उसकी जो एंथैल्पी ऑफ वाटर है जिसको HF2 से डिनोट करेंगे। M is equal to mass of steam condense in kg, यानी कि कितनी स्टीम यहाँ पे कंडेंस हुई यानी कि वाटर बन गई जिसको हम कंडेंस बोलेंगे, वो M से डिनोट किया जाएगा। MW इनिशियल मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर इन किलोग्राम, यानी कि जो वाटर का इनिशियल मास जो हमने पहले ही मेजर किया था उसको हम MW से डिनोट करेंगे। M कैलोरीमीटर इज इक्वल टू मास ऑफ द कैलोरीमीटर इन किलोग्राम, यानी कि किलोमीटर जो है उसका जो टोटल मास है उसको हम M कैलोरीमीटर बोलेंगे। CPW is equal to specific heat of water in kilojoule per kg Kelvin। CPC is equal to specific heat of calorimeter in kilojoule per kg Kelvin। So specific heat जिसको हम बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। From the law of conservation of energy, heat lost by the wet steam is equal to heat gained by water and calorimeter, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है एनर्जी के रिगार्डिंग, सो उसमें क्या होता है कि जितने हीट हम लॉस करेंगे उतना ही गेन होगा। सो दोनों को यहाँ पे इक्वली दिखाया है। तो हीट लॉस बाय द वेट स्टीम, यानी कि यहाँ पे जब हम स्टीम पास करेंगे वो वेट स्टीम होगी, वो कितनी हीट लॉस्ट कर रही है यहाँ पे कैलोरीमीटर और वाटर को देंगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि वेट स्टीम कितनी हीट लॉस करेंगी और वाटर एंड कैलोरीमीटर कितनी हीट गेन करेगी, यानी कि अपने पास ले लेगी। सो अब हीट लॉस बाय द वेट स्टीम, अब आपको याद रखना है कि सपोज 1 kg वेट स्टीम की एंथैल्पी जो होती है वो होती है HF प्लस X इंटू HFG, इतनी, ये अभी आप ये याद रखिए। तो यहाँ पे ये जो है वो बेसिकली सैचुरेटेड वाटर की हीट होती है, X ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है और HFG जो होता है वो लेटेंट हीट होता है, राइट। तो जब भी स्टीम कंडेंस होकर T2 तापमान, इनिशियल T1 था
उसके बाद स्टीम कंडेंस हो जाती है तो T2 तापमान होता है, तभी वो पानी में बदल जाती है स्टीम, और हमारी जो एंथैल्पी होती है वो HF2 बन जाती है, राइट। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 kg स्टीम के द्वारा लॉस्ट यानी कि दी गई हीट जो होती है वो HF1 प्लस X HFG माइनस HF2 बन जाएगा। और ये जो MS लिखा है वो है हमारा स्टीम का मास MS, राइट। सो यहाँ पे टोटल हमें मिलेगा हीट लॉस बाय द वेट स्टीम MS यानी कि स्टीम का मास HF1 प्लस X HFG माइनस HF2। उसके बाद इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। सो ये अब कहाँ से आएगा, तो हमें मालूम है कि पानी कितना हीट प्राप्त करता है। सो बेसिकली वो फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T ऐसा इक्वेशन आता है। डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हम बोल सकते हैं। सो m क्या है, वो मास है, और C जो स्पेसिफिक हीट होती है। सो बेसिकली हम अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने मास ऑफ वाटर लिया था, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और टेम्परेचर डिफरेंस जो कि T2 माइनस T1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे कैलोरीमीटर भी है, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, राइट। तो ये आपको पता चल गया ये कहाँ से आया। सो अब ये जो टर्म है ये वाली, उसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू CPC यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस यहाँ पे देखिए MW CPW T2 माइनस T1 और CPW यानी कि सिंपल इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये आपको याद रखना है। The term mass of calorimeter into specific heat of calorimeter upon specific heat of water is called water equivalent of calorimeter. So ये जो टर्म है उसको हम water equivalent of calorimeter बोलेंगे। Dryness fraction of steam can be determined from equation 1, यानी कि हमारा जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें हमने इक्वेशन 1 जो हमने फाइंड आउट किया था उसको ही हम अगर स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करना है तो हम वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लिमिटेशंस, इट गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि ये जो बैरल कैलोरीमीटर होता है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन का अप्रोक्सीमेट यानी कि अनुमानित वैल्यू देता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम मेजर्ड इज ऑलवेज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू बिकॉज विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हीट लॉसेस आर लार्जर। सो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो हमें स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करना है उसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो होगा उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये मिक्सचर का जो टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ पे बहुत सारा हीट लॉस होगा, ऐसा कहा गया है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.